लेट्स स्टार्ट जी। आज जो हमारा टॉपिक है लीज अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम स्टार्ट करेंगे जी लेसर्स की बुक्स के अंदर हम अकाउंटिंग एंट्रीज या रिकॉर्डिंग ऑफ लीज ट्रांजैक्शन किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। जो लेसर होता है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम दो तरह की अकाउंटिंग वे से इसको रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फाइनेंस लीज हो सकता है, डायरेक्ट फाइनेंस लीज, और दूसरा होता है सेल्स टाइप लीज। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इन दोनों में से कोई भी टाइप हो सकती है, डायरेक्ट फाइनेंस लीज और सेल्स टाइप लीज। तो हम क्वेश्चन के सिनेरियो को देखते हुए फिर इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 21-10 कंप्यूटेशन ऑफ रेंटल्स जर्नल एंट्रीज फॉर लेसन। Morgan Leasing Company signs an agreement on January 1st, 2014 to lease equipment to Call Company. The following information relates to this agreement. The number one, the term of the non-cancelable lease is 6 years with no renewal option. The equipment has an estimated economic life of 6 years. यानी ये भी 6 year है और ये भी 6 year है, lease term भी और overall life. The cost of the asset to the lessor is 245,000. The fair value of the asset at January 1st, 2014 is 2,45,000. इस पॉइंट पे हमें देखना होता है कि ये डायरेक्ट फाइनेंस लीज है या सेल्स टाइप लीज है। तो अगर तो कास्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू है तो इट मीन्स ये क्या है, डायरेक्ट फाइनेंस लीज है। और या दूसरे लफ्जों में अगर ये कह लें कि फेयर वैल्यू ग्रेटर देन कास्ट है तो फिर हमारे पास ये क्या होगी, सेल्स टाइप लीज होगी। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी और प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री कंसीडर किया जाएगा उस लिस्ट एसेट को। तो एनी जब क्वेश्चन करेंगे सेल्स टाइप लीज का तो उसके ऊपर हम बात करेंगे इन डिटेल। तो अभी डायरेक्ट फाइनेंस लीज में हमने यही देखना है कि हमारे पास अगर कास्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू है तो इसका मतलब है कि हमें डायरेक्टली वो सेम अमाउंट ही हमें फाइनेंस की जा रही है बेसिकली। उसके बाद द एसेट विल रेवर्ट टू द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एट विच टाइम द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 43622, none of which is guaranteed. 4. Call company assumes direct responsibility for all executory costs. यानी जो लेसी है वो खुद ही अपनी एग्जीक्यूटरी कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और उसने खुद ही वो पे करना है। The agreement requires equal annual rental payments beginning on January 1st, 2014. तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आपको रेंटल पेमेंट्स जो है उसकी अमाउंट नहीं गिवन, यानी फर्स्ट 5 इंफॉर्मेशन तक आपको कोई अमाउंट नहीं गिवन। 6 में ये इंपॉर्टेंट है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइटेरिया है, हम आगे क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। कलेक्टिबिलिटी ऑफ द लीज पेमेंट इज रीजनेबली प्रिडिक्टेबल, यानी लेसर जो है लीज पेमेंट्स को रीजनेबली वो अश्योर्ड है कि वो कलेक्ट कर लेगा। 1. Second, there are no important uncertainties surrounding the amount of cost yet to be incurred by the lessor. यानी लेसर की तरफ से भी उस एसेट्स पे फर्दर कोई ऐसी कास्ट इनकर्ड होना बाकी नहीं है, यानी एसेट इज रेडी टू डिलीवर, रेडी टू यूज। तो ये दोनों बातें जो है ना अगर क्लियर होंगी तो फिर हम कैपिटलाइज कर लेंगे उस लीज एसेट को और लीज ट्रांजैक्शन को। Required number 1, assume the lessor desires a 10% rate of return on its investment. Calculate the amount of annual rental payment required round to the nearest dollar. अब सबसे पहले हमने जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप एनुअल रेंटल पेमेंट को फाइंड आउट करें कि वो कितना बनती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम वही अगेन डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास जो टाइप ऑफ लीज है, discussion on type of lease. Capitalization criteria. अच्छा जी, कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया में वही पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप।
Second, bargain purchase option. Third, economic life test. And fourth, recovery of investment test. रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेस्ट। अच्छा जी, इसको अब हम कह देते हैं कि ये जो है हमारे पास ग्रुप 1, इसको हम कह देते हैं ग्रुप 1 क्राइटेरिया। उसके बाद साथ ये भी लिख लेते हैं ग्रुप 2 क्राइटेरिया। ग्रुप 2 में क्या है, वो जो लेसर के हमने अभी 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। नंबर 1 के जो लेसर के पॉइंट था कि कलेक्टिबिलिटी ऑफ लीज पेमेंट इज रीजनेबली प्रिडिक्टेबल, यानी कलेक्टिबिलिटी जो है, कलेक्टिबिलिटी ऑफ लीज पेमेंट्स, शॉर्ट में जरा लिखा। दूसरा, नो इम्पोर्टेंट अनसर्टेनिटीज, ये जो पॉइंट लिखा हुआ था यहाँ पे, नो इम्पोर्टेंट अनसर्टेनिटीज। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो लेसर का कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया है कि लेसर अपने पास इस तरह की लीज को ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड करे या फाइनेंस लीज रिकॉर्ड करे, तो क्या वो करे, इसमें से कौन सा वो डिसीजन ले। तो ये जो ग्रुप 1 क्राइटेरिया है, इसमें से कोई एक भी जो है वो ट्रू होना चाहिए, जैसे हम लेसी के लिए कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया में यूज करते थे। इस केस में अगर हम देखें तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं है, बारगेन परचेज ऑप्शन ये भी नहीं है, इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट 6 इयर्स लीज टर्म है और 6 इयर्स उसकी लाइफ है, ये 100% है। और क्राइटेरिया में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 75%, इसका मतलब है ये होल्ड ट्रू है। इसको हमने अभी चेक नहीं किया, अभी हम करते भी नहीं है, क्योंकि हमें एक चीज को क्वेश्चन क्लियर हो गई है कि ये फाइनेंस लीज की तरफ जा रहा है। तो नंबर 1, कोई इनमें से एक बात ट्रू होना चाहिए, तो ये हो गई। उसके बाद ग्रुप 2 में से ये दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, तो तब जाके क्या होगा, ये डिसाइड होगा कि ये क्या है, फाइनेंस लीज है। तब जाके ये डिसाइड होगा कि ये फाइनेंस लीज है। ये हमारा अब यहाँ पे डिसीजन बन गया। अगर इनमें से हम कहें कि कोई एक हो, तो फिर ऑपरेटिंग लीज होगा। इनका दोनों का ट्रू होना जरूरी है, और इनमें से कोई एक। फिर हम यहाँ डिसाइड जब कर लेते हैं कि ये फाइनेंस लीज है, तो देन व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंस लीज, ये लेसर फिर डिसाइड करता है, आइदर डायरेक्ट फाइनेंस लीज और सेल्स टाइप लीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि कास्ट और फेयर वैल्यू इक्वल है, यानी 245,000 कास्ट है और 245,000 क्या है, फेयर वैल्यू है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, हमारे पास डायरेक्ट फाइनेंस लीज है। ये यहाँ पे आप कैलकुलेशंस में इसको देख सकते हैं, पॉइंट 2 के अंदर ये हमारे पास कास्ट और फेयर वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने एक जनरल डिस्कशन कर ली कि हमारे पास ये क्या चीजें हैं। उसके बाद अब हम अपने रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है 1 या ए लिखा हुआ है, तो ए लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट ए जो है हमारे पास, एनुअल रेंटल पेमेंट, एनुअल रेंटल पेमेंट। ठीक है, तो इसके लिए अब थोड़ा सा आप कैलकुलेशंस को देखिएगा। यहाँ लिख लेते हैं जी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ये हमें बता दी गई है 245,000। इसमें से हम लेस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिजुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिजुअल वैल्यू,
चाहे वो ग्रंटेड है चाहे वो अनग्रंटेड है। ठीक है, ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से। अब देखें हमारे पास जो रेजिजुअल वैल्यू दी गई थी वो थी 43,000, हाँ जी 43,622, 43,622। अच्छा जी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए 1 + i और इसकी पावर -6 जो है ना, उसके बाद जो इसकी वैल्यू है वो 43,622 है। तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ये जरा कैलकुलेट करें अपने पास। So 24623. तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि आपने देखा है कि हमारे पास जो था वो अनग्रंटेड रेजिजुअल वैल्यू है, तो मैंने उसी को फिर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन फिर ना हो। अच्छा जी, ये कितना बता रहे थे? 24623. 2 4 and 6 2 3, ये हम माइनस कर देंगे और इसका आंसर लिखेंगे अमाउंट रिकवरेबल थ्रू लीज पेमेंट्स, थ्रू लीज लिखेंगे। तो ये डिफरेंस ले लेते हैं, 245,000 माइनस 24623, तो ये बनेगा 220 एंड 377। अच्छा जी, अब इसके लिए हमें ये तो अमाउंट रिकवरेबल थ्रू लीज कैलकुलेट करना है हमने, फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, और एन्युटी ड्यू होगा क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। तो उस फैक्टर पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, एनुअल लीज रेंटल्स आ जाएंगे, एनुअल लीज रेंटल्स। ठीक है, अब फैक्टर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है अगेन वही 1 - 1.10 पावर -6 0.10, एन्युटी ड्यू है तो 1.10। ये फैक्टर कैलकुलेट करें जी, this answer and then divided by 0.10 and multiplied by 1.10, 4.7907। अच्छा जी, तो 220,377 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 46,000। यार आज हमारे पास एनुअल लीज रेंटल्स। बेयर इन योर माइंड, देखो हम पिछले जितने क्वेश्चंस करते थे वो वहाँ पे क्या करते थे, हमें एनुअल लीज रेंटल्स दिए जाते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से, तो हमारे पास टोटल में आंसर आ जाता था। ठीक है, टोटल अमाउंट जिस पे हम एसेट या लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते थे। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल गिवन है, ठीक है, ये टोटल, इसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर पे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एनुअल लीज रेंटल्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई साइंस और नहीं है, सिर्फ ये है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो ज़रा हमें प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट दे दी गई है। तो ये बात क्लियर होगी आपको, जो कन्फ्यूजन है इसमें कोई? Sir, clear है sir. ओके, अच्छा ये हमारी रिक्वायरमेंट जो है ए जो है वो सॉल्व हो गई। उसके बाद हम बी में आते हैं, प्रिपेयर एन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल दैट वुड बी सूटेबल फॉर द लेसर फॉर द लीज टर्म। उसके लिए हम बना लेते हैं जी लीज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल इन द बुक्स ऑफ लेसर
लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अच्छा जी, इसमें हम लिख लेते हैं जी डेट एनुअल लीज पेमेंट, इंटरेस्ट रेवेन्यू और उसके बाद रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद सॉरी रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, रिकवरी ऑफ लीज रिसीवेबल, रिकवरी ऑफ लीज और यहाँ पे अगेन वही कैरिंग वैल्यू और डॉलर्स में वैल्यू। अच्छा जी, सबसे पहले अभी जब स्टार्ट हुआ तो 1 जनवरी 2014 को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अमाउंट जो लिखनी है उसे हम कहते हैं लीज रिसीवेबल, उसे हम क्या कहते हैं, लीज रिसीवेबल, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारे पास उसका मैकेनिज्म है वो क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो मिनिमम लीज पेमेंट्स हैं और उसमें प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रंटेड रेजिजुअल वैल्यू और अनग्रंटेड रेजिजुअल वैल्यू, दोनों चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें जैसा कि हमने ये कैलकुलेशंस की हुई हैं कि ये हमारे पास वो सारी अमाउंट है जो हमें रिकवर करनी है थ्रू लीज, ये वाली, और उसमें अगर हम प्लस कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिजुअल वैल्यू जो भी है तो हमारा टोटल बन के क्या हो जाएगा, वही फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, तो इसको हम कहेंगे लीज रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे 245,000 और इस लीज रिसीवेबल पे हम आगे चल के दोबारा भी बात करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, अब सेम इसी डेट को जी 1 जनवरी 2014 को हमने एनुअल लीज रेंटल्स जो है वो रिसीव भी किए हैं जो कि 46,000 है। इसमें इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है, 46,000 ये रिकवर हो जाएगा, 245,000 माइनस 46,000 ये 199,000। उसके बाद अगेन 1 जनवरी 2015 अगेन 46,000। अब यहाँ पे क्या होगा, रेट हमारा जो था वो 10% था, तो 10% इसको कैलकुलेट कर लेंगे 19,900, ये इंटरेस्ट रेवेन्यू बन जाएगा और रिमेनिंग जो है वो हमारा प्रिंसिपल में से डिडक्ट हो जाएगा 6,100 और ये जी 199,000 माइनस 26,100 172,900। अगेन 1 जनवरी 2016 46,000 और यहाँ पे जो इंटरेस्ट बन जाएगा 17,290 और रिमेनिंग अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी 28,710। तो हमारे पास जो रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू होगी लीज रिसीवेबल की, ये बन जाएगा जी 144,190। तो इसी तरीके से जितने भी 6 पेमेंट्स हैं वो हम सारी अगर यहाँ पे पे ऑफ करते हैं, यानी यहाँ पे अब हमारे पास रिसीवेबल होंगे एज ए लेसर और अगर लेसी के पार्ट ऑफ व्यू से पे ऑफ हो रही होंगी, तो करते कराते हमारा जो लीज रिसीवेबल का बैलेंस होगा एट 6th इंस्टॉलमेंट 6th रेंटल वो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे ये अगेन मैं लिख भी देता हूँ कैरिंग वैल्यू ऑफ लीज रिसीवेबल, तो ये क्लियर कीजिए, ठीक है। इस लीज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल में कोई इशू तो नहीं आ रहा आपको, या कंप्लीट कर दूं मैं इसको? कर लेंगे कंप्लीट पूरी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट जो सी है,
वो देखते हैं प्रिपेयर ऑल जर्नल एंट्रीज फॉर द लेसर फॉर 2014 एंड 2015 टू रिकॉर्ड द लीज एग्रीमेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग जो उन्होंने हमसे पूछी हुई है। और ईयर एंड कब हो रहा है? दिसंबर 31 को। जर्नल एंट्रीज बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर। In the books of लेसर। तो 1 जनवरी 2014। अब लेसर जो है वो अपने पास क्या ये रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि लेसर की तरफ से एसेट चला गया लेसी को, ये लिखेगा अपने पास लीज रिसीवेबल, ठीक है, और फाइनेंस लीज मेंशन कर दें। और इक्विपमेंट जो था या मशीन जो थी वो इसकी तरफ से चली गई, तो उसने ये एसेट अपने पास डिक्रीज कर दिया इक्विपमेंट अकाउंट को, क्योंकि अब एसेट इसके पास नहीं है। इसने उस एसेट की रिप्लेसमेंट जो थी वो क्या लिख दी? लीज रिसीवेबल। तो ये है जी 245,000, राइट जी। उसके बाद सेम इसी डेट को उन्होंने क्या किया? इंस्टॉलमेंट भी रिसीव कर बैंक अकाउंट और लीज रिसीवेबल फाइनेंस लीज क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास 31 दिसंबर की एंट्रीज आ सकती है 2014। अब देखिए हमने नेक्स्ट जो है वो जो इंस्टॉलमेंट लेना है वो 1 जनवरी 2015 को रेंटल्स लेने हैं 15 को। तो अब उसके लिए हमें इंटरेस्ट की अप्रूवल की एंट्री की जा सकती है, इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट रेवेन्यू। ठीक है जी। अभी हम टेबल में देखते हैं अमोर्टाइजेशन में। देखिए अभी हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे दिसंबर 31 2014। तो नेक्स्ट हमने 15 में जब पेमेंट लेना है वो है 46,000, लेकिन इसके दो कॉम्बिनेशन हैं। एक जो रिकवरी ऑफ एनुअल लीज है टोटल, और दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट है, और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट रेवेन्यू। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है ये हमारे लिए क्या होगा? रिसीवेबल में हो जाएगा 19,900, एक्रूवल में हो जाएगा 19,900। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने जो अपनी फाइनेंसिंग उनको प्रोवाइड की हुई है वो 1 जनवरी 2014 से की हुई है। 14 से लेके दिसंबर 31 2014 तक जो भी टाइम पीरियड है ये हमने उनको फाइनेंसिंग अरेंजमेंट जो दी है, तो उन्होंने इससे क्या किया? बेनिफिट लिया हुआ है। तो हमारा जो इसके ऊपर राइट है अर्निंग्स के ऊपर वो बन चुका हुआ है। जब राइट बन जाए तो हम उसको अप्रूवल्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। इसी तरीके से और दूसरी बात क्या है कि ये जो लीज रेंटल्स हमने रिसीव करना है, रिकवर करना है, ठीक है, वो हमारा नॉन करंट एसेट है लॉन्ग टर्म 6 ईयर्स के, लेकिन उसका कुछ पोर्शन क्या है? हमें नेक्स्ट ईयर में रिसीव हो जाना है। ये क्या हो जाएगा? करंट एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी करंट पोर्शन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2014। यहाँ लिख लेंगे जी लीज रिसीवेबल, ठीक है, इसको करंट एसेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और लीज रिसीवेबल जो नॉन करंट एसेट का पोर्शन था वो मैंने डिक्रीज कर दिया विद अमाउंट 26,100, 26,100। तो ये एंट्रीज हैं। और इसके अलावा कोई क्लोजिंग एंट्री हो सकती है 31 दिसंबर 2014। इंटरेस्ट रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा किसको? प्रॉफिट एंड लॉस को 19,900 एंड 19,900। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं होना, क्योंकि एसेट जो है वो लेसर के पास नहीं है। एसेट क्या है? लेसर के पास नहीं है। इस वजह से एसेट जिसके पास है वही उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेगा। तो ये एंट्रीज है 2014 की। तो इसकी पैरेलल में यहाँ पे 15 की बना लेता हूँ।
तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी जी, 1 जनवरी 2015 की बैंक अकाउंट डेबिट विद अमाउंट 46,000 और लीज रिसीवेबल जो कि करंट एसेट है, अब रिकवर हो रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, और इंटरेस्ट रिसीवेबल वो भी आपको रिसीव हो रहा है। दोनों चीज़ें आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, 19,900 एंड 26,100। इन दिस वे ये आपने रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो कर ली कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद अगेन फिर हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो 31 दिसंबर 2015 इंटरेस्ट receivable to interest revenue ये हम देखेंगे अगेन टेबल में। देखें अभी आप दिसंबर 15 में है, कमिंग ईयर में इंटरेस्ट कितना रिसीवेबल है, 17 to 90, 17,290 अगेन 17,290। उसके बाद अगेन फिर हम रिक्लासिफिकेशन जो है यानी ग्रांट पोर्शन वाला उसकी बात करेंगे, लीज रिसीवेबल करंट एसेट और लीज रिसीवेबल नॉन करंट एसेट। वो अमाउंट हम देख लेते हैं जी, 28,710, 28,710 एंड 28,710। उसके बाद अगेन क्लोजिंग एंट्री 31 दिसंबर 2015 इंटरेस्ट रेवेन्यू and profit and loss account, that is 17,290, 17,290। इन दिस वे ये हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर ली और ये भी देख लिया कि हम किस तरीके से लीज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ लेसर, ठीक है, और इसमें कौन सी वैल्यूज लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। होपफुली आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे फर्दर। और मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग थी वो क्या है, डिस्कशन ऑफ टाइप ऑफ लीज और फिर उसका क्राइटेरिया डिस्कशन करना और फिर डिसाइड करना कि विच टाइप ऑफ फाइनेंस लीज इज दिस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया जी आपको बातें, कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर क्लियर है यहाँ तक सर। ओके अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पे हम ये भी मैं आपको अगेन चले वो न्यू शेयर में लेके चलता हूँ। तो वहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना थी। ये स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही होगी आपको। जो यहाँ पे देखेंगे लीज रिसीवेबल्स में जो है वो हमने क्या लिखना है या क्या लिखना होता है। आपके सामने एक सेल्स टाइप लीज की टर्म लिखी हुई होगी। लीज रिसीवेबल आल्सो रेफर टू एज अ नेट इन्वेस्टमेंट and the present value of minimum lease payment plus the present value of any ungranted residual value. The lease receivable therefore includes the present value of residual value whether granted or not. तो अभी ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि जो हमने अभी बात की है यहाँ पे कि लीज रिसीवेबल जब हम बुक करते हैं अपने इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर, ये वाली जो हमने अभी बात की थी लीज रिसीवेबल, तो इसमें हमने क्या करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स और उसके साथ यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ये और प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिजुअल वैल्यू इधर ग्रांटेड और नॉट, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, लीज रिसीव। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक ये बात? यस सर। ओके ठीक है, यहाँ पे फिर आज हमारा लेक्चर एंड हो रहा है, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर कल। गुड लक।
खुदा हाफिज़। अल्लाह